मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बना देश सारा, बना देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जोधपुर, आज आप लाइव हैं। मारवाड़ की इस पावन भूमि, वीरों की भूमि को प्रणाम करता हूं और दिल से नतमस्तक हूं कि आज आपके पास मौका मिला बातचीत का सिलसिला जोड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस भूमि के माताओं को प्रणाम करता हूं, खास तौर से जिन्होंने इन वीरों को जन्म दिया, जिससे कि गर्व होता है और देश का जो परचम है वो लगातार लहराता है। मैं सबको प्रणाम करता हूं और दिल से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा एक काम जरूर होता है कि इलेक्शंस में जल्दी जल्दी शहर बदलता हूं। आज मैं यहां हूं जोधपुर में, कल मैं उदयपुर होऊंगा, परसों चित्तौड़गढ़ होऊंगा। ये एक नक्शा होता है, लेकिन सच ये है कि मैंने हमेशा एक बात कही कि ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं है, ये कोई राजनीतिक बहस का अड्डा नहीं है जहां पे बातचीत हो। ये कौन सा है जिसमें तमाम वो सारे लोग जो अपनी बात और अपनी बात के साथ साझा करते हैं, और बात ही सिर्फ साझा नहीं करते, दरअसल वो अपने दिल की बात कहते हैं। बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग सारे लोग बैठते हैं। जोधपुर में मुझे आज बहुत आनंद है। कल मैं बीकानेर में था, जबरदस्त शो था उनका। बीकानेर वालों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने इतना बढ़िया शो किया, जिसका मैं हमेशा हमेशा याद रखूंगा। बहुत जल्दी बीकानेर भी आऊंगा। कहना जरूरी होता है, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे के लिए मैं उनको बता देता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग रोकते हैं कि आज यहीं रुक जाइए, रुक कैसे जाऊं, मेरे पैर में तो पहिए बंधे हैं। एक जगह रुकता हूं तो दूसरे वाले कहते हैं कि यहाँ नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ भी आऊँगा। तो उदयपुर कल मैं रहूँगा, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ का ये प्रोग्राम फाइनल है। बहुत ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं होना करना पड़ेगा। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं बोलने के लिए, बात कहने के लिए, उन सब से मैं बात का एक सिलसिला जोड़ूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा। हमारे साथ महेंद्र झाबर जी मौजूद हैं, पूर्व भाजपा यहाँ से विधायक भी रहे हैं, भाजपा नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता का पद यहाँ पे उन्होंने संभाला है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। संजोग पवार जी आम आदमी पार्टी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो गई क्या? कोई बताइए, अगर दिक्कत होगी तो मुझे तुरंत बताइएगा। कहिए कहां से शुरू करें, इधर से शुरू करें या इधर से? हाँ, उन्होंने कहा कि इधर से शुरू करिए, उधर से भी दो चार हाथ आ गए। अभी रुको,
18 साल क्यों? पहले पिताजी पूछेंगे, फिर उसके बाद तुम पूछना। जी, क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम रविंद्र योगी है। रविंद्र योगी, कहाँ के रहने वाले हैं रविंद्र जी? मैं बिलाड़ा नगरी से हूँ। अच्छा, जोधपुर की एक विधानसभा क्षेत्र है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं? मैं सर एक योगा टीचर हूँ। योगा टीचर हैं? पहले तो इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल आप लोगों से एक ही है और इस चैनल से भी है। राजतंत्र और लोकतंत्र में सिर्फ एक ही फर्क रहा है, लोकतंत्र बाय द पीपल फॉर द पीपल, बट राजतंत्र में वही जो जन्मजात या ऊपर से थोपा जा रहा था। लेकिन मेरी सबसे ये एक अपील है, विनम्र अपील, कि आप सोच समझ के, ये आपको एक बहुत बड़ा वरदान मिला है बाय गॉड, जो आपके इस मतदान से हर किसी की सीट पे किसी को ताजो लाभ करते हो, उसको उस तख्त पे बैठाते हो जो आपकी सेवा करता है, तो ये काम जरूर सोच विचार तन मन धन से करें। योगा जी ने बहुत, जो टीचर हैं उन्होंने बहुत महीन बात कही है, समझने वाले समझे होंगे। और कि देखिए राजतंत्र और लोकतंत्र का, और हम तो सारे लोग लोकतंत्र के पुजारी हैं और जगह जगह यही घूमते हैं, तो इन्होंने एक परिवारवाद की तरफ इन्होंने इशारा कर दिया कि देखिए साहब उससे बचना चाहिए और वो जो है बड़ा घातक। आपका टेक फिर बीजेपी से पूछूंगा। इशारा तो उन्होंने आप ही की तरफ किया। ऐसा है, शायद अब भाई साहब अभी लोकतंत्र और इन्होंने राजतंत्र देखा नहीं है। इनको पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने राजतंत्र, हम समझते रहे कि कांग्रेस ने सिर्फ अंग्रेजों को भगाया, कांग्रेस ने अंग्रेजों को ही नहीं राजतंत्र को हिंदुस्तान से भगाया है और लोकतंत्र की स्थापना की है। आज 75 वर्ष का जो लोकतंत्र देख रहे हो भारत में, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें आप खड़े होकर के इस बात को ये बात तो सच है कि ताकत लोकतंत्र की है, जो सामने आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप सवाल निर्भीक होकर किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं आया आपके पास, बहुत अच्छा। पहले बीजेपी से लेता हूं जी। इनका मत तो बेमानी है, पूरा बेमानी है, क्योंकि दुनिया को पता है कि क्या लोकतंत्र है और क्या राजतंत्र है, क्या परिवार तंत्र है। क्यों खड़गे जी चुन के आए हैं? क्योंकि पूरा परिवार तंत्र ही इनकी पार्टी चलाती है। आप देखिए पूरा परिवार तंत्र ये पार्टी चलाती है। इनके खड़गे जी अध्यक्ष है, लेकिन असली मायने में अध्यक्ष कौन है? हर जगह सोनिया गांधी जी है, राजीव गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है। क्या बात कर हर जगह जी। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा, डिबेट चल रही है, बढ़िया चल। मैं थोड़ा ऐसा करो, क्लॉक टावर पे ऊपर खड़े हो जाओ जाके। मैं वहां से कहते कैसे आऊंगा? मैं आऊंगा जी। मैं बोली खड़ी होइए, मैं आता हूँ आपके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका त्यागी है। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कहा लोकतंत्र की स्थापना हमने की, इनकी पार्टी की स्थापना किसने की और इनकी पार्टी में लोकतंत्र कहाँ है? मेरे को जवाब दे दो। इनकी पार्टी में लोकतंत्र कहाँ है? जवाब दे। कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर जवाब देंगे। जी भैया, क्या नाम है? डॉक्टर बाकाराम विष्णु है, मैं भी कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और मैं इनके प्रश्न का जवाब देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात है, बगल में ही खड़े थे, वाह जी। मेरे प्रश्न, इनके प्रश्न का जवाब यह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी में अभी खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, जिनको बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, उनके सामने बाकायदा कैंडिडेट थे, तो वो तो है हमारा लोकतंत्र। मैं आ जाऊंगा आराम से। जैसे देखिए जो मैं जब आ रहा था तो किसी ने मुझे जोधपुर की पगड़ी सर पे रख दी। मैंने कहा कि ये पगड़ी क्यों रख दी आपने? बोले नहीं, आप डिजर्व करते हैं, आप पगड़ी रखिए आपके अपने। मैंने कहा अगर ये पगड़ी रख दी है आपने मेरे माथे पे, तो इसका मतलब हुआ दो। एक तो आप मुझे समझते हैं कि मैं आदर योग्य हूं, और दूसरा ये कि मेरे अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए। जिसके माथे पे पगड़ी, उसको अनुशासन का सबसे पहला पाठ उसी के पास। तो इसका मुझे कुछ नहीं कहना, आप ही को। जी जनाब, पूरी बात करिए। दूसरा, यह साबित करता है कि 2 सीट वाली पार्टी आज पूरे भारत के अंदर, जिनके प्रधानमंत्री मोदी है, राज कर रहे हैं, यह सिर्फ कांग्रेस के लोकतंत्र में ही संभव हुआ। अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी होती, 2 सीट कांग्रेस की होती, तो शायद कांग्रेस को ये पनपने नहीं देते। प्रियंका जी नाराज ना होइएगा, बिल्कुल नाराज ना होइएगा। देखो भाई, एक बात तो सच है कि चुनती तो जनता है, चाहे वो 2 को चुने, चाहे वो 300 को चुने, बनाती वही है। जी
नमस्ते। मैं मुझे एक चीज का आज बहुत खुशी है कि महिलाओं ने हाथ उठाया है आज, तो इसमें बिल्कुल वो ना करिएगा, मैं बातचीत का सिलसिला आज वहीं से शुरू कर रहा हूं। जी नमस्ते। जी, ये महिलाओं के अधिकार, हाथ उठाने का अधिकार भी हमें कांग्रेस ने दिया है, क्योंकि 33% आरक्षण पहले उन्होंने ही शुरू किया है। और पहली लेडी, आयरन लेडी जिसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री सबसे पहले कांग्रेस ने ही दी है महिला को, तो हमें ताकत तो कांग्रेस ने ही दी है सर। सबसे पहले हमें ताकत तो कांग्रेस ने ही सबसे पहले मुझे दी है। बीजेपी के प्रवक्ता जी, कानून किसने पास किया? महिला आरक्षण का कानून किसने पास किया? आज 40 साल से लटकाए हुए थे, 40 साल से जिस कानून को लटकाए, आज वो कानून पास हो गया है और वो इंप्लीमेंट होने वाला है। हाँ जी, क्या हुआ जी? अभी तक लागू नहीं हुआ, जो कानून की बात करें अभी तक लागू नहीं हुआ। मणिपुर में क्या हुआ इनसे पूछो आप। बोले कानून हमने पास किया, लागू नहीं हुआ। जी मैं आराम से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर एडवोकेट हितेश व्यास। डॉक्टर एडवोकेट हितेश व्यास। हितेश, डॉक्टर एडवोकेट जी। आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं, आराम से जी। एडवोकेट साहब प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, मैं नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सवाल क्या पूछना चाहते? मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं जी। सवाल हमारा सा इतना ही है कि जोधपुर शहर जो है वो बहुत ही शांतिप्रिय, बहुत ही शांत व्यवस्था वाला शहर है, लेकिन पिछले दिनों यहाँ जो घटनाएं हुई, सारे लोग उससे त्रस्त हैं। कांग्रेस ने जिस तरह तुष्टीकरण करके एक धर्म विशेष के लोगों का संरक्षण किया और यहाँ के लोगों को जिस तरह से मारा पीटा गया, वो घटनाएं पूरे देश ने देखी और जोधपुर की सारी जनता उससे त्रस्त है। मैं सोच रहा था, मैं आ जाऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। माइक अगर मेरे हाथ में है तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल। पीछे क्या, मैं आगे भी जाऊंगा, पीछे भी आऊंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ जो है तुष्टीकरण करती है। आज प्रधानमंत्री ने भी यही बोला कि कांग्रेस का मतलब तुष्टीकरण, सिवाय तुष्टीकरण के वो कुछ नहीं करती। और उन्होंने कुछ घटनाओं का, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 2 आईने हमेशा मैं अपनी जेब में रखता हूं। 2 आईने हमेशा जीवन में मैंने उसूल बनाया कि 2 आईने अपने पास रखो। एक आईना अपने पास जो खुद देखो, और दूसरा आईना वो जो जनता को दिखाओ। मैंने 2 आईने रखे। सवाल डॉक्टर एडवोकेट साहब ने पूछा है कि आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं, लिहाजा आपको जवाब देना चाहिए। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा अगर तीसरा मुद्दा आप पूछ के बताएं, इस देश की व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था के बारे में बोले, महंगाई के बारे में बोले, बेरोजगारी के बारे में बोले, आज चुनाव हो रहे, तो आप यही तुष्टिकरण, क्या आप मुसलमानों को देश छुड़ाना चाहते हो कि ये मुसलमान देश के लिए नहीं मरे? कौन कहता है कि बंटवारे की बात करिए? ना 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 ना। इस देश में किसी से यह पूछना कि आप देशभक्त हैं या नहीं, यह गलत है। अरे मेरे वालिद का जितना खून गिरा, उतना ही आपके वालिद का खून गिरा इस देश में, और यह परम सत्य है गुरुजी। आप तो योगा टीचर हैं, तो बराबर बराबर खून गिरा है। इसमें कोई ये कैसे कह सकता कि हमारा ज्यादा है तुम्हारा कम है? अरे चाचा, कहां थे आप? सलाम वालेकुम। अरे आप ऊपर ही रहिएगा। सब ठीक तो है? सब खैरियत? बोलना चाहते हैं? अरे 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 अरे, आ जाओ चाचा। हाँ जी, क्या नाम चाचा? खलील अहमद। खलील अहमद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सब खैरियत तो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलिए सवाल। जब घर का मुखिया 2 आंखों से देखता है अपने बच्चों को, उस मुखिया की क्या हालत करनी चाहिए? ये आम तमाम, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, 2 आंखों से नहीं देख रहे हैं, 1 आंख से देख रहे हैं, 1 आंख से देख रहे हैं, दूसरी आंख से नहीं देखेंगे तो जीने नहीं देगी संसार। कहते बिल्कुल दीजिएगा साहब। कह रहे हैं कि 2 आंख से देखिए, 1 आंख से देख रहे हैं, और 1 आंख से देखेंगे तो अच्छा नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मैं आ रहा हूं और आपके पास आ रहा हूं। क्या नाम है साहब आपका? आमिर खान। आमिर खान साहब बैठिएगा ना, बिल्कुल चुनाव का समय, खड़े रहिए। मैं आया आपके पास।
जी, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पे उन्होंने एक सवाल पूछा। क्या नाम बताया आपने? खलील अहमद साहब ने। जलील अहमद साहब, बीजेपी और मोदी जी के एक दो आंख नहीं, तीन आंखें हैं। एक आंख है राष्ट्रवाद, दूसरी आंख है विकास और तीसरी आंख है अंत्योदय। ये तीन आंखों से मोदी जी देख रहे हैं। ना ना ना, आराम से आराम से। उन्होंने कहा कि एक तो एक, दो तो दो, यहां तो तीन हैं। आप जवाब देना चाहेंगे? सर, इनका जो आरोप है कि तीन आंख, मुझे बताइए आज तक तीन आंख वाला एक त्रिदेव महादेव के अलावा कोई तीन आंख वाला कोई व्यक्ति बताए मुझे, या अपनी तुलना महादेव से करना चाहते हैं? ये अपनी तुलना महादेव से करना चाहते हैं। जी जनाब। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का बंटवारा जनता ने नहीं किया, राजनेताओं ने किया। और शहीद अब्दुल हमीद हवलदार ने जब पाकिस्तान को ठोक दिया, मेजर बहुत सारे मुसलमान जो कैंडिडेट है उन्होंने ठोक दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को हम क्यों लेके आते बीच में? हम भारत इतना विश्व गुरु के लिए है, तो दो भाई जब आपस में रहते हैं तो भाईचारे से रहे, नफरत की राजनीति क्यों की जा रही है? जनाब आली, क्या बात है। सच में नफरत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जोधपुर से अगर एक ही बात जाएगी तो ये कि ये प्यार, अमन, मोहब्बत, सौहार्द का है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सवाल जो रखा है तो उसका जवाब भी आएगा। जी मैं आया, उधर से बहुत देर से हाथ उठ रहा है। जी जनाब आली। जी बोलिए, क्या नाम है साहब? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, क्या काम करते हैं? टीचर हूँ सर। टीचर हैं? अरे साहब, तो पहले तो आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप तो उन नौनिहालों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य इस मुल्क से जुड़ा हुआ है। जी बोलिए सवाल। सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि मोदी जी जो है सिर्फ एक आंख से देखते हैं, और मोदी जी अगर एक आंख से देखते होते तो कोरोना में क्या हुआ? कोरोना किस लिए हुआ? कोरोना में उन्होंने क्या किया? क्या एक आंख से देख रहे? अंत्योदय योजना जो मोदी जी जो अन्नपूर्ण, ये सारी योजना एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए। और महिलाओं के लिए जो शौचालय जो बाहर जाती थी वो किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, वो सारी महिलाओं को उन्होंने आत्मसम्मान दिया है। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया? सर का वो सवाल था, सर का जो सवाल था कि लोकतंत्र और राजतंत्र ही तो स्थापित किया है। उन्होंने राजाओं को हटाया और गांधी परिवार को थोप दिया। बैठिए बैठिए। यह जनता बड़ी होशियार होती है, हर सवाल के जवाब पे तुरंत तैयार रहती है। जी बाबूजी, कई बार उठे आप और मैं आ नहीं पाया आपके पास। जी बोलिए। तो जोधपुर में पदार्पण पर खम्मा गणी पूरे जोधपुर वासियों की तरफ खम्मा गणी जी। अब मैं कहना चाहूँगा, ये जो 4.5 साल तक सरकार चली, बजरी माफिया, अपराधी, गुंडे, पेपर लीक, जो हालात जो युवाओं को रोजगार मिलना था, 70 लाख युवा रोजगार विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ। पेपर लीक में राजस्थान की सरकार ने महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उसके बारे में कांग्रेस क्या कहेगी? उसके बारे में कांग्रेस आगे आगे आगे, कोई जरूरत नहीं, मैं वहीं आ जाऊंगा जहां पर आप मौजूद हैं। आराम से आराम से आराम से। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। ज्योति प्रकाश। पहले तो एक काम करो बेटा, पानी ला, पहले ला, आराम से। देखिए, मैंने आपको कहा था एक चीज याद रखिएगा, मेरे जिम्मेदारी नहीं है ये, जिम्मेदारी आपकी भी है। और ये याद रखिएगा, 56 मुल्क हैं देख रहे हैं आपको। जी आप सनातनी हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने आप सनातनी हैं उससे उतने ही हम भी, और 1.5 गुना हो सकता है ज्यादा ही निकलेंगे आपसे। लीजिए पानी, पानी पीजिए। पहले पानी, पानी नहीं तो फिर कुछ नहीं। पहले पानी, पहले सुनिए, या तो आप मुझे पानी पिलाइए। ना 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 ना, मैंने पहले कहा था ना 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 ना, मैंने आपसे शर्मा जी
मैं आ रहा हूं। शर्मा जी वही वही, शर्मा जी वहीं पे पहले वहां, शर्मा जी वहां। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा कि जिसके माथे पे टोपी होती है उसका सबसे पहला वो वीर होगा, और जो वीर होगा वो अनुशासन में बंधा होगा। और जब हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम और अनुशासन में बंधे हैं। हम तो अनुशासन बना। मैं आऊंगा शर्मा जी, आराम से। पहले आप खड़े होइए, पहले आराम से सर, कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं है जी, बिल्कुल। हाँ नहीं, गलत कोई बात नहीं है, आराम से जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अरशद चौहान है साहब, अरशद चौहान। क्या काम करते हैं साहब? सर मेरा बिल्डिंग वर्क का काम है। बिल्डिंग वर्क का काम, कैसा काम चल रहा है ये बताइए पहले। एक नंबर काम चल रहा है साहब। एक नंबर काम चल रहा है, तो एक नंबर काम चलता रहे अब बस जी। सर मैं ये कह रहा, जोधपुर अपनायत का शहर है, हिंदू मुस्लिम की बात लाकर हर चुनाव के समय यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं की जाए। यहाँ जोधपुर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और सब दो भाई भी घर में रहते तो झगड़ा हो जाता है, तो उनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, और अपनायत का शहर है यहाँ किसी तरह की कोई भेदभाव ना, ये जान करके हिंदू मुस्लिम करके चुनाव का ध्रुवीकरण करके 80-20 करके वोट का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। 80 और 20 का जो ये फेरा है, ये छूटता ही नहीं है। हर शहर में जहां जाता हूं ये 80-20 आ जाता है। तो 80-20 का आप ये जो फेरा करते हैं, इससे लोगों ने कहा कि ये वोट की राजनीति करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। अभी बताया, आज ये परिसर देखिए आप, ये घंटाघर गिरदी कोट है, और ये नगर का सबसे बड़ा दर्शनीय स्थान है। इसकी हालत देखिए आप। यही अगर ये दर्शनीय स्थान विश्व के किसी और कोने में होता तो कितना सुंदर होता। ये सुंदर तो है, लेकिन इसकी हालत देखिए आप। ये कांग्रेस का विकास है, ये कांग्रेस का विकास है। शर्मा जी मेरा वादा है आपसे, ये प्रोग्राम में चाहे 2 घंटे करूं चाहे 2.5 घंटे, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा जरूर जी। मेरा नियम है अक्षत भाई, मेरा जिससे पूछ लिया उससे थोड़ी देर बाद पूछता हूं, लेकिन मैं नियम तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। मैं नियम तोड़ भी सकता हूं तुम्हारे लिए जी जनाब। हाँ जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से सबसे ज्यादा महंगा। तो आज प्रधानमंत्री जी का सुना आपने, कहा कि आपके बगल में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां सस्ता है और यहाँ महंगा है। इसीलिए जनता को 10% का मार पड़ रहा है, एक्स्ट्रा 10 रुपए का मार पड़ रहा है एक्स्ट्रा। तो आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। कांग्रेस के प्रवक्ता से पहले पूछूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक हो साहब, नाराज तो नहीं है? नहीं साहब, जोधपुर वाले नाराज होते ही नहीं है। बिल्कुल, बस ऐसे ही रहिएगा। मैं जरूर पूछूंगा। मुझे मालूम रहता है कि बिरयानी में चावल कहां पे कौन कितना है, मुझे मालूम है। मैं यही काम ही करता हूं, तो मैं तुरंत समझ लेता हूं कि बैठिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा जी। जनाब, आपके यहाँ पेट्रोल महंगा है और आप महंगाई चिल्लाते हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद सबसे पहले नीति का एक बार पुनर्मूल्यांकन करेंगे पेट्रोल डीजल को लेकर। सर, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और राजस्थान में भी पेट्रोल निकलता है। उस पेट्रोल को शोधन के लिए हमारे यहाँ जो पचपदरा में रिफाइनरी लगाई जा रही थी, उसको जानबूझकर 5 साल वसुंधरा राजे ने रोक दिया। उस रिफाइनरी और पेट्रोल पहले कहाँ जाता है? गुजरात, अडानी और अंबानी के यहाँ जाता है, और वहां से लौट करके राजस्थान में आता है। तो क्या मतलब उस पर टैक्स लगता है? अरे हुजूरे आली, तो घरी में थोड़ी ना पेट्रोल खोल लेंगे आप अपना। अरे वो तो जाएगा शोधन के लिए कहीं ना, और फिर वहां आऊंगा आराम से। देखिए, मैंने कहा था मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं पहले संजय जी के पास जाऊंगा। ज्योति प्रकाश, ज्योति भैया क्या काम करते हो आप? मेरी खुद की दुकान है। काहे की? ये यहाँ पे नहीं बता सकता। हाँ, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप बता नहीं पा रहे? लॉज है। तो अगली बार हम आपके पास आएंगे और आपके पास जरूर रुकेंगे। सनातनी, आपने कहा कि मैं सनातनी हूं। मैं 5 बातें अशोक जी से कहना चाहता हूं। 5 बातें, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सनातन, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा। सनातन का पहला वाक्य यही है
कि मेरी वाणी से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। आप 5 नहीं 10 कह दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन सच बोलिए। मैंने आपसे ये नहीं कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने जरा सा भी दाएं बाएं किया तो ये माइक तुरंत हट जाएगा, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जी बोलिए। अशोक जी जिस टाइम कहा थे यूनिवर्सिटी में वो एक लड़के का बलात्कार हुआ, अशोक जी जिस टाइम कहा थे सनातन का संतों का बलात्कार बेइज्जती की, क्या हुआ? बोलिए 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 बोलो। अरे तो आप तो 5 बोले। 5 बोलूंगा मैं। अशोक जी व्यवहार में हिंदुओं के साथ क्यों करते हैं दुष्चार? तीसरा, बहन बेटियों को बेइज्जती करती है, अशोक जी करते हैं। आराम से आराम से आराम से, आप जवाब देना चाहती है? हैं? लता जी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। भाई साहब कहाँ घूम रहे हो आप? दिमाग खराब है क्या? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने कहा कि पहले मैं आ रहा हूं भैया, मैंने पहले ही कहा आपसे कि शो तो मैं रोज करता हूं, लेकिन मैं दो आईने जरूर रखता हूं, एक अपने पास और एक जनता के लिए। बहुत आराम से सवाल मैं रखूंगा, आपके पास रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सनातनियों को आप गाली पड़ती है तो आप चुप रहते हैं। आप INDIA के हिस्सा हैं और जब सनातनियों को गाली दी जाती है तो आप चुप होते हैं। मोदी जी का आप 2 भाषण देखिए। आज वो कह रहे हैं कि आप DMK के साथ हो, और उससे पहले आप जम्मू कश्मीर में। एक मिनट जाने दो। बहुत अच्छी, बैठिए। नो, सिट डाउन प्लीज। आराम से बैठिए, आराम से। आ रही जी बोलिए। मोदी जी, आप जब आतंकवादियों के साथ जाकर के आपकी भाजपा सरकार अफगानिस्तान में छोड़ते हैं, उसके बाद उसी कश्मीर में PDP से समझौता करते हैं, क्या PDP की बयानबाजी मोदी जी से पूछ के होती थी क्या? आज अगर हमारे घटक में वो व्यक्ति है और सनातन पर उसने जो national विचार रखे, हमने उसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को समान रूप से मानती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों को समान दृष्टि से देखती है। जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ। नाम बताइए साहब। योगेश कछवा। योगेश जी क्या काम करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं। पहले तो देखिए साहब, जब व्यापारी से मैं पूछता हूं तो व्यापारी एक ऐसा होता है जिसके पास सारी सुगंध होती है, वो सब चीज जानता सब है, और जब वो बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, इसलिए कोई घबराहट हमें भी नहीं होती, क्योंकि घबराहट की कोई बात नहीं है मेरे लिए। मैं तो रोज कारपेट बिछाता हूं, कारपेट उठा के चला जाता हूं। लेकिन मैंने जो बात कही कि 2 आईने वाली बात, अगर मलहम लगा नहीं सकते, बात गौर से सुनिएगा, अगर गांवों में मलहम लगा नहीं सकते तो मुझे नमक छिड़कने का कोई अख्तियार नहीं है। यह मुल्क, यह सरजमी हम सब से मिलकर बनी है और तभी ऊपर है, तभी ऊंची है। बस ये ध्यान रखिएगा। बोलिए साहब। जी मैं साहब 2-3 पॉइंट आपको बताऊं। जरूर बोलिए, खुल के बोलिए। तो ये है कि जब चुनाव आते हैं, जब भाजपा हो चाहे और हो, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। पहली तो ये चीज हो गई। क्या बात? दूसरा, जब यहाँ पे हिंदुस्तान में सिख प्रधानमंत्री था और मुस्लिम राष्ट्रपति था तो सनातन धर्म खतरे में नहीं था। आज मोदी जी है, अमित शाह है, फिर भी हम हिंदू खतरे में हैं। ठीक है। तीसरा, मैं बीजेपी वालों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप गोडसे के वो समर्थक हैं या गांधी के समर्थक हैं? अगर आप गोडसे के समर्थक हैं तो गोडसे वो है जिसने महात्मा गांधी को। देखिए साहब, मैं नाम भूल गया आपका। योगेश कछवा। योगेश जी, एक बात तो मैं बहुत साफ से कह दूं, ये जो दूसरा सवाल है, एक सर अगर गुरुजी प्रणाम कर रहा हूं, गुरुजी प्रणाम कर रहा हूं। मैं एक बात कर रहा हूं, अगर ये व्यापारी नहीं भी हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। सुनिए मेरी बात, बैठ जाइए। दूसरे सवाल का जवाब मैं दूंगा कि आप गांधी के समर्थक हैं या गोडसे के। यह मुल्क सिर्फ और सिर्फ गांधी का समर्थक है और किसी का नहीं। पूरी बात नहीं। और यह सवाल ही अपने आप में बेईमानी है कि आप ये हैं या वो हैं।
अरे या तो राष्ट्रपिता कहा ना होता, और अगर राष्ट्रपिता कहा है तो बाप को तो मानो कम से कम। बहुत सीधी सी बात है। नाउ आपसे एक सवाल, उन्होंने पहला, दूसरे का तो जवाब मैंने ही दे दिया, निपटा दिया, वो तो वहीं ढेर हो गया। पहले वाले का जिनो सर, ये सवाल बेईमानी है इस मुल्क में। 75 साल बाद भी आप ये पूछेंगे? लो जी नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई बीजेपी में कोई नारा नहीं है। आज तक कोई ऐसा नारा नहीं हुआ जहां हिंदू और मुसलमान का नारा लगा। हम देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और विकास की बात जी। सुनो भाई, आम आदमी पार्टी की बात सुन लो, ताली बजाओ सारे लोग। आम आदमी पार्टी, ये बातचीत बहुत गलत दिशा में जा रही है और ये बीजेपी और कांग्रेस वाले वापस इसको धर्म की राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं, जो बहुत गलत है। चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पे होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे होना, जनता को सुविधाएं देने के मुद्दे पे होना चाहिए। और ये जो इतनी देर से आप बहस कर रहे हैं इन लोगों के साथ हिंदू और मुस्लिम की, वो बहुत ही बेमानी है। यहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ना हिंदू का मुद्दा है ना मुस्लिम का मुद्दा जी। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इजाजत दें मुझे हुजूर आली, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद मैं आप ही से स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जरा इजरायल की आईडीएफ के हवाई हमलों के इस वीडियो को देखिए। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हवाई हमलों में फिलिस्तीन और हमास के लोगों की इमारतें तरबूज की तरह फट रही हैं। इजरायल के तूफानी हवाई हमलों में बमों के धमाके ऐसे इमारतों को उड़ा रहे हैं कि जैसे तूफान में पेड़ उखड़ रहे हैं। सबालिया में हमास ने दिखाया सफेद झंडा। हमास और हिजबुल्लाह की तबाही की इन तस्वीरों ने अरब देशों में भयंकर गुस्सा भर दिया है। इस वक्त 22 अरब मुल्क इजरायल के खून के प्यासे हो चुके हैं। इजरायल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच मची खूनी जंग हर दिन और खूनी होती जा रही है। अब तक जंग में दोनों तरफ से 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उधर गाजा पट्टी में हुई बमबारी में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में 16,000 से ज्यादा हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों का मकसद एक है, दोनों इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में नरसंहार करने के लिए 5,000 स्पेशल लड़ाकों को तैयार किया है, जो पलक झपकते ही इजरायली लोगों को मार सकते हैं। इसीलिए लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना ने 2 किलोमीटर के इलाके में मौजूद गांवों से इजरायली लोगों को हटा दिया है। उम्मत इस्लामी व मर्दुम दुनिया इंतजार दौरान هرچه سریعتر از بین رفتن محاصره و رفع محاصره مرد इजरायल भी जानता है कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ 57 मुस्लिम देशों से भी उसे जंग करनी पड़ सकती है। इसीलिए बाइडन ने नेतन्याहू का सीना ठोकते हुए इशारा किया है कि आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हमास के सफाये में अमेरिका इजरायल का साथ देगा। अब गाजा जंग अरब युद्ध बनाम यूरोप युद्ध हो चुका है।
हमास के साथ ईरान और हिजबुल्लाह जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इजरायल भी जानता है कि ईरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है, जबकि हिजबुल्लाह के 65,000 लड़ाके इजरायल को तबाह करने पर आमादा है। इजरायल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक हैं। इजरायल की 4.65 लाख की रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इजरायल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। अब देखना होगा इजरायल हमास और हिजबुल्लाह से कैसे निपटता है। इजराइल भले ही हमास को तबाह और बर्बाद करने का दावा करे, लेकिन हकीकत में इजराइल गाजा युद्ध में बुरी तरह से फंसता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी है। मर गया हमास, अब लड़ रहा है हिजबुल्लाह। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक 45,000 हमास के लड़ाकों में से लगभग 10,000 लड़ाके इजरायली सेना के हाथों मारे जा चुके हैं। 1300 सुरंगों में से 700 सुरंगें तबाह करने का दावा इजरायली सेना कर रही है। उत्तरी गाजा की 40,000 इमारतें तबाह करने का दावा IDF कर रही है। ऐसे हालात में अब हमास के बचे खुचे कमांडर और लड़ाके दावे कर रहे हैं कि भले ही जंग के मैदान में गाजा पट्टी और हमास को भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन अब गाजा में हमास का बदला हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेना शुरू कर दिया है। जरा देखिए हिजबुल्लाह के लड़ाके कितने बेरहम और घातक हमले इजरायली सेना पर कर रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अब लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह भी इजरायल पर अटैक जोरदार तरीके से करने लगा है। हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। इजरायल की सेना IDF यानी इजरायल डिफेंस फोर्स 2 मोर्चों पर लड़ रही है, एक गाजा पट्टी और दूसरा लेबनान बॉर्डर पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायल ने 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की सीधी धमकी के बाद हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट से इजरायल पर भीषण हमला कर दिया है। बमों की बिछा दी चटाई, बेरूत में लिया गाजा का बदला। लेबनान की तरफ से इजरायल के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला हिजबुल्लाह ने किया है। खबरों के मुताबिक दक्षिण में हमास के साथ युद्ध के बीच लेबनान द्वारा भारी बमबारी से उत्तरी इजरायल को झटका लगा है। इजरायल की IDF ने खुद माना है कि कुछ ही मिनटों के अंदर ही लेबनान की तरफ से एक के बाद एक 25 रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के रॉकेट सासा और शटुला की बस्तियों के पास गिरे हैं। लेबनान की ओर से उत्तरी इजरायल पर हमले को बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भयंकर गोलाबारी की है। इसके पहले हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने लेबनान के ऊपर उड़ रहे इजरायली एल्बिट हर्मेस 450 ड्रोन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी है। به جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودککش جعلی मर गया हमास, अब लड़ रहा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजरायल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान के सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्लाह के पास इजरायल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गुरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। इजरायल के एक ड्रोन ने 18 नवंबर को तड़के दक्षिणी लेबनान के शहर नबातिये के बाहरी इलाके में एक एल्यूमिनियम संयंत्र पर 2 मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया था।
जिससे हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ था। इजरायल के इस हमले को लेबनान समर्थित ग्रुप हिजबुल्ला को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, बीते 1 महीने से जारी हमास इजरायल जंग में लेबनान इजरायल के खिलाफ इस्लामिक देशों ने एकजुट होने की कोशिश की है, लेकिन इजरायली दांव पेंचों के सामने अरब और मुस्लिम मुल्कों की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई। והיא נעשית בצורה מדויקת, סלקטיבית, אבל מאוד מאוד נחושה. ככל שנעמיק את הפעולה הזאת... महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स। रणनीतिक मसलों पर हुई बात। उत्तरकाशी में टनल में फंसे रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी। मजदूरों तक पहुंचा 6 इंच का पाइप। 41 मजदूरों को निकालने के लिए की जाएगी 2 तरह की ड्रिलिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से ऑपरेशन की जानकारी ली। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। ככל שנגביר את הלחץ על החמאס ונשחוק עוד מפקדות, נפגע בעוד מנהרות, נחסל עוד פעילים ונוריד עוד ראשי ארגונים, ככל שהדבר הזה יגבר, כך גדל הסיכוי. इधर उत्तरी गाजा में भयानक तबाही और बर्बादी मचाने के बाद से इजरायली सेना ने कोहराम मचाना फिर शुरू कर दिया है। इस बार दक्षिणी गाजा को इजरायली सेना तमाम वादों को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। लगभग 18,000 हमले इजरायली सेना वेस्ट बैंक, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में किए हैं। उत्तरी गाजा से भागकर दक्षिणी गाजा पहुंचे फिलिस्तीनियों पर दोहरी मार पड़ रही है। ताजा खबर के मुताबिक इजरायल ने एक बार फिर से जबालिया कैंप पर भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। जबालिया के इस रिफ्यूजी कैंप में संयुक्त राष्ट्र का एक स्कूल भी है, जिसे शेल्टर होम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गाजा का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। पिछले महीने भी इस रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जबालिया में हमास ने दिखाया सफेद झंडा। وين كنت لما صار القصف يا عمي؟ ما كنت وين؟ إلا صارت 3 دبات ما كنت شوفها فهد الخط وشفت فيها حبيت الحية والله كنت بحبيت الحية. حرام يا عم، قول لهم حرام، وين بدنا نروح، وين بدنا نيجي، قول لهم حرام، صار المرحلة هاي صار. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 नवंबर की सुबह जबालिया रिफ्यूजी कैंप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुई। इस हमले में 50 लोग मारे गए। वहीं एक दूसरी बिल्डिंग पर भी हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 32 लोग मारे गए। इनमें 19 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बारह 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा में बचे फिलिस्तीनियों के भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। जबकि हमास के लड़ाके सफेद झंडा दिखाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि तबाह गाजा में मर रहे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा है। प्याज खाकर फिलिस्तीनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा के गोदाम में रखा हुआ सैकड़ों टन प्याज इस वक्त उत्तरी गाजा में लोगों को भूख से बचाने में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्याज खाकर फिलिस्तीनी कब तक अपनी जान बचा पाएंगे।
मर गया हमास, अब लड़ रहा है हिजबुल्लाह। इधर ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि हमास को इजरायल दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडरों की टारगेट किलिंग इजरायल कर रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन खुद गाजा के आसपास भी फटक नहीं रहा है। इधर इजरायल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजरायली सैनिकों के बीच दावा कर रहे हैं कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लड़ाके को चुन चुन कर मार रहे हैं और मारते रहेंगे। इजरायली सेना ने नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जिहाद मोहसिन और उसके पूरे परिवार का सफाया इजरायल ने हवाई हमले में कर दिया। ईरान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और तुर्की के दम पर हमास भले ही इतरा रहा हो, लेकिन इजरायल ने दिखा दिया है कि चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, ईरान चुन चुन कर एक एक दुश्मन को तबाह कर देगा। जरा इजरायल की आईडीएफ के हवाई हमलों के इस वीडियो को देखिए। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हवाई हमलों में फिलिस्तीन और हमास के लोगों की इमारतें तरबूज की तरफ फट रही हैं। इजरायल के तूफानी हवाई हमलों में बमों के धमाके ऐसे इमारतों को उड़ा रहे हैं कि जैसे तूफान में पेड़ उखड़ रहे हैं। जबालिया में हमास ने दिखाया सफेद झंडा। हमास और हिजबुल्लाह की तबाही की इन तस्वीरों ने अरब देशों में भयंकर गुस्सा भर दिया है। इस वक्त 22 अरब मुल्क इजरायल के खून के प्यासे हो चुके हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, और इनको शीतल करे, और इनको शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, बड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। खड़ा
कबीरा कबीरा चौक पे ही खड़ा हूं, क्लॉक टावर पे, जोधपुर पे। मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती। जोर से बोला करो, ना काहू से दोस्ती। बहुत धीरे बोल रहे भाई, बहुत जोर से बोलिए। ना काहू से दोस्ती। ये जोधपुर है, ये जोधपुर है, और पूरे मुल्क में यही आवाज जानी चाहिए। अरे चचा कहां खड़े थे? अरे आगे आओ, जोधपुर है। हाँ जी, मैं तो देख रहा हूं आप इंदौर में। बाजी अब क्या बताएं, एक ही है, नहीं तो इंदौर में नजर आ जाएं या तो जोधपुर में नजर आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जोधपुर, थैंक यू सो मच। कल उदयपुर में रहूंगा मैं और उदयपुर की जनता से बातचीत होगी, लेकिन मैं डिबेट में जो बाकी बचा हुआ समय है वो आप ही लोगों को देना चाहता हूं, उसके अलावा नहीं, और आप ही के पास रहेगा। बिल्कुल पूछूंगा चेक वाले भैया, प्रोग्राम बंद नहीं करूंगा जब तक मैं आपसे पूछ नहीं लूंगा। अब कोई कसम असम यहां दिलाई जाती हो तो दिलवा लो, कोई दिलाई जाती है? सूर्य की नगरी है, झूठ बोला नहीं जाता और मैं झूठ बोल भी नहीं पाता, लेकिन एक बात है, अनुशासन का बंधा हुआ आदमी हूं, अनुशासन में ही बंधा रहूंगा, बस यही है और कोई है। बस अनुशासन में रहिए। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा यहां पे, तब भी 1 घंटा करता रहूंगा आपके लिए। अरे भाई 5.5 घंटा लगेगा, 8 घंटा लग जाएगा, उदयपुर पहुंच जाऊंगा, कौन सी ऐसी बात है जी। चुनाव में खड़े, चुनाव में अच्छा जी, मैम आपसे वादा किया था मैंने जी, खड़ी हुई है, बोलिए। मेरा नाम सीमा भुवन माथुर है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जोधपुर सबसे शांत प्रिय राज्य था और इन 4-5 सालों में शहर यहाँ पर मतलब हिंदुओं के जब त्योहार आते हैं, विशेष ऑर्डर कलेक्टर के निकलते हैं कि यहाँ पर मतलब बिजली कटौती, कोई भगवा मतलब झंडा नहीं लहरा सकते, और एक विशेष समुदाय के लिए, उनके लिए कि इस कॉलोनी में 24 घंटे बिजली रहेगी, और हिंदुओं के लिए विशेष पाबंदी लगाई जाती है कि वहां पर ना तो पानी। कभी कभी लगता है कि इस मुल्क में साहब, कभी कभी लगता है कि इस मुल्क में एक गांधी नहीं कई गांधी होने चाहिए थे। मैं जितना दूर भागता हूं इस मुद्दों से, वो उतने ही मुद्दे घेर घेर के मुझे वहीं ले आते हैं। मैं चाहता नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बहस इस पे डिबेट हो। मैं चाहता किस पर हूं, मैं बहस किस पे चाहता हूं? बेरोजगारी, पेपर लीक, हाउसिंग सोसाइटी, मैं इन पर मुद्दा चाहता हूं, मैं चाहता हूं उस पर बात हो। यही नहीं भाई साहब, आप एक मिनट आराम से खड़े होइए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मनोहर कछावा है। मनोहर जी क्या काम करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत अच्छी बात, बोलिए साहब। मैं एक ही बात आपसे जानना चाहता हूँ कि इस देश का विकास कहाँ हुआ, कैसे होता है विकास? विकास मजदूर का होता है कि किसी 1-2 परिवार का ही विकास हुआ इस देश के अंदर? आम आदमी का विकास कहाँ हुआ है? गरीब का, मजदूर का। जब उनकी लाइफ स्टाइल बढ़ेगी तभी तो देश बढ़ेगा। क्या खाली फैक्ट्री इंडस्ट्री बढ़ने से ही देश बढ़ जाएगा? कोई कहता आराम से कुछ बोलने के लिए जबान मुझे भी है। लोगों ने कहा कि इस देश में विकास कैसे हुआ, ये मुल्क जब आजाद हुआ तब क्या था। अब आप यहां पे हैं, खड़े हैं, जहां खड़े हैं हम विकास कर पाए या नहीं? गरीब मजदूर, हाशिए का, अंत्योदय का आपने बात की थी, वो व्यक्ति विकास हुआ या नहीं? ये कहते हैं कि 70 साल तो आप ही थे, और ये कहते हैं कि 10 साल आप थे, आपने क्या बदला? तो अब सवाल यही उलझ जाएगा, सवाल यही उलझ जाएगा। जी मैं आ रहा हूं, आराम से, वन बाय वन, आराम से जी। मेरा नाम पंडित ललित शर्मा है। ये ललित जी क्या काम करते हैं? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जो एस्ट्रोलॉजर? अरे अंदर आइए। एस्ट्रोलॉजर है, पहले तो मैं नमस्ते करता हूं, आपकी विद्या को प्रणाम करता हूं।
कभी आइए, दिल्ली आइए, कैनॉट प्लेस आइए। अच्छा, तो फिर वहां बातचीत करेंगे आपसे और शो में ही बात करेंगे, मतलब अकेले कोई बात, हमें अपने बारे में कुछ नहीं पूछना है। अच्छा, ये कुछ पता चलता है कि चुनाव में क्या होगा? अभी राजस्थान के अंदर जैसा माहौल लग रहा है, और मैंने जो राजनीतिक विश्लेषण किया उसके राजनीतिक नहीं, ज्योतिषीय विश्लेषण बताइए मुझे। ज्योतिष विश्लेषण किया, उसके आधार पर मैंने अशोक जी की कुंडली देखी, मैंने वसुंधरा जी की कुंडली देखी, उनका हाथ भी देखा है वसुंधरा जी का, अशोक जी का भी देखा है, पर्सनली अशोक जी से उनका हाथ भी देखा है। आराम से हाँ। मेरे आधार पर जोधपुर के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 107 सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी 107 सीटें लाकर यहाँ सरकार बना। अच्छा देखो, एक बात बहुत साफ है, विद्या वही फलदायी होती है जो आदमी बैलेंस होता है। लेकिन भाई उनकी अपनी ज्योतिषीय गणना है, उसमें मैं क्या कहूं, मैंने पूछा यही कि ज्योतिषीय गणना के हिसाब से। जी जनाब, क्या नाम है आपका? नवाब खान नाम है मेरा। नवाब खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रुको, घर लाद के ले जाऊंगा तुम्हें। नवाब खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई सवाल आपके दिमाग में, जहन में आता हो? मेरे जहन में ये आता है कि अगर इनको ये लगता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो इन्होंने आज तक किया क्या है जिसके बूते पर सरकार आ रही है, बता तो दें। ये बताएं आप कि अगर आपकी अब आपकी सरकार आ रही, उसके पीछे उसकी आपकी सरकार आ रही है, तो आपने किया क्या है, पहले ये बता। मैं आ रहा हूं। देखिए भारत कहां से कहां पहुंच गया है। 10वीं इकोनॉमी से हम 5वीं इकोनॉमी में पहुंच गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें स्थान पर है और 3रे स्थान पर पहुंचने जा रही है। ये हुआ कहां देश था? भारत जैसे दुनिया के नक्शे से गायब हो गया था 10 साल पहले, और आज भारत कहां खड़ा है, आप खुद उसका विश्लेषण करें। भारत 10वें पे था, 3रे पे 5वें पे आ गया, 3रे का वादा है। लेकिन मैं एक चीज और आपसे वादा करके जा रहा हूं आज, क्योंकि शो का टाइम खत्म हो रहा है धीरे धीरे। मैं वो वादा करके जा रहा हूं आपसे कि 24 में मैं जरूर आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा। जी, मैं उनसे लूंगा जवाब। जी, ये सर जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भारत जो है 5वें पे पहुंच गया, तो कल एक बयान आया था 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है इंडिया की, तो उस पे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई बयान नहीं है, वो चुपचाप बैठ गए हैं। ये अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि साहब ये 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, ये हो गई है। सारी राष्ट्रीय एजेंसी जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इस बात को साबित कर दी। ये मनगढ़ंत बातें हैं। इन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल की जो कमिटी ने जो कहा, उसका भी ये जवाब नहीं दे पाए। अगर आंकड़े हैं तो देश के सामने रखना चाहिए, संसद में रखना चाहिए। इकोनॉमी की बात करते हैं, उन 2014 में जब सरकार भाजपा की बन रही थी महंगाई के नाम पर, उस समय देश 30वीं इकोनॉमी पहुंचा था। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उन 2014 से पहले भारत में क्या नहीं था, उसके अलावा आज क्या है? 2014 से पहले क्या नहीं था भारत में, और 2014 के बाद क्या है भारत में, यह सवाल आपसे पूछा। जी, लो प्रियंका जी, लो बोलो बेटा। मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्होंने 75 में इमरजेंसी लगाई, और आज गोपाष्टमी का दिन हमारे 5000 संतों को मरवाया इनकी प्रधानमंत्री ने। रहम 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 रहम। जी, मैं आया आ रहा हूं। सवाल का जवाब दीजिए आप। इन्होंने पूछा था जो आपसे, हर चीज में हम नंबर 1 हो रहे हैं, पूरा विश्व में हम नंबर 1 हो रहे हैं। हम बांध बनाते हैं तो सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाते हैं तो सबसे बड़ा, राम मंदिर बनाएंगे तो इस देश में बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि कितनी देर में वो राम मंदिर वाला मुद्दा। जी हाँ जी, राफेल घोटाले में नंबर 1 है। राफेल घोटाला, किसानों को शहीद करवा दिया बॉर्डर के ऊपर,
काला कानून लेकर आए, काला कानून वापस लिया, 76 किसान शहीद हो गए, नोटबंदी कर दी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं। ये तो अशोक गहलोत का जिगर था जो राजस्थान को आगे बढ़ाया, गिरे और गिरकर संभलते रहे। देखिए देखिए भाई साहब मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, लेकिन मुझे अपना मालूम है कि मैं अकेला हूं और आप बहुत 100 लोग जान हैं। अकेली जान हूं मैं जी, आराम से जी। लो। मैं एक पूछूंगा और फिर मैं उधर पूछूंगा जी। नहीं ऐसा नहीं, मैं उतनी दूर कैसे आऊं? आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि राफेल की बात करने वाले राहुल गांधी को कांग्रेस सीरियस लेती है क्या? इन प्रवक्ता जी से पूछ लो। सर मेरा नाम विक्की जैन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीए फाइनल ईयर मेरा है। मैं इतना इन सब से कहना चाहता हूँ। अंदर आओ। सर बीए फाइनल। मैंने अक्सर ये कहा है और हर बार बोलता हूँ कि ये शो जो है पॉलिटिकल शो नहीं है। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। मैं बात सुनूंगा इसकी। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम विक्की जैन है, 100 किलोमीटर से आया हूँ इधर रेगिस्तान से। मैं तुमसे पहले माफी मांगता हूँ। पानी लाओ। लो पानी पियो पहले। और पानी और पियो सर पिछले 4 साल से ये शो देख रहा हूँ और राजस्थान की राजनीति को भी देख रहा हूँ और स्टडी भी कर रहा हूँ। ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस अभी देखना दोनों हाथ मिला रहे हैं, आराम से रहे, इनके परिवार आराम से रहे, तो हम क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों लड़ रहे हैं? ये आराम से साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हमारे बच्चे कहाँ हैं? इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल क्यों पढ़ते हैं? हमारे गवर्नमेंट स्कूल की हालत क्या नाम है बेटा? विक्की जैन है। गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखिए, गवर्नमेंट अस्पताल की हालत देखिए, गवर्नमेंट अस्पताल की हालत देखिए, बेरोजगारों की हालत देखिए, बेरोजगारों की हालत देखिए, और जो ये दंगे और जो हड़तालें करते हैं इनके किराए पे आते हैं, और जो बेरोजगार हैं वो रेहड़ियां चलाते हैं, दुकानों पर काम करते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम विक्की जैन है। विक्की जैन, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। खड़े हो जाओ, यहां तुम हकदार हो। यहां ये मेरे संस्कार हैं, शुरुआत जय जिनेंद्र और प्रणाम से करना, ना मोदी से, ना योगी से, ना राहुल गांधी से। बस ये मेरे संस्कार है, ये मेरा जोधपुर है और मेरा जोधपुर 1 नंबर पर है, ये मेरी ख्वाहिश है। और इसके लिए मुझसे जितनी मेहनत होगी वो मैं करूंगा, नेताओं के भरोसे नहीं रहूंगा। हाय हाय, कर्मयोगी मिल गया मेरे। आओ मेरे पास थोड़ा सा, मुझे मैंने कहा कि मैं जहां जाता हूं एक नगीना जरूर मुझे मिलता है, और वो नगीना मुझे मिल गया। मैं यही ढूंढ रहा था। जी जनाब, यहाँ पे कोई खड़े थे, कुछ बात कहना चाह रहे थे। जी जनाब। मैं वर्तमान राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि ये मनोरोगियों पे क्या सोचते हैं। पिछले 10 वर्ष से मनोरोगियों का अति शोषण दोनों दल सामूहिक रूप से कर रहे हैं। ना इलाज का पैसा दे रहे हैं, एक मनोरोगी को इलाज के लिए कम से कम 3 महीने हॉस्पिटल में रहना होता है, उसके लिए 50,000 रुपया दे रहे हैं मात्र, जिससे इलाज संभव नहीं है। पिछले 2017 से मेंटल हेल्थ एक्ट बन गया है, उनके लिए एक्ट बन गया है, मगर धरातल पर कोई मदद नहीं दे रहे हैं मनोरोगियों के लिए। मैंने कहा था ये शो कहां बदल जाएगा, इसका कोई। मैडम बैठ जाइए प्लीज।